हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब हमें देख पा रहे होंगे और मैं आपको बहुत ही कह सकते हैं कि एकदम स्वच्छ तस्वीर के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो पा रहा हूँगा। आप सब देख पा रहे होंगे और आज की इस क्लास में हम सब आधुनिक भारत के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। वास्तव में ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। जैसे कल के क्लास में हमने मोपला विद्रोह के बारे में बात करी थी, तो उसमें एक सीधा और सपाट सवाल आता है कि मोपला विद्रोह क्या था, क्या यह सांप्रदायिक था अथवा नहीं, ये हमने आपको बताया। आज की इस क्लास में हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्वराज्यवादी आंदोलन, उस स्वराज्यवादी आंदोलन का जो इतिहास है वो इतिहास क्या है, और साथ में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वराज्यवादी आंदोलन किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ और वो क्यों असफल हुआ, और साथ में अपनी असफलता के बावजूद भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी अपनी क्या महती भूमिका है, यानी उनका अपना एक इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग आज के इस क्लास में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि 1920 में असहयोग आंदोलन चला और 1930 में फिर सविनय अवज्ञा, यानी कि इस 10 साल का जो एक अंतराल वर्ष रहता है, बल्कि आप 1922 से अगर हम जोड़े, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, तो 8 साल का ये जो अंतराल वर्ष है, इस अंतराल वर्ष में ऐसा क्या क्या हुआ जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भारत के अंदर, भारतीयों के अंदर की जो राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को क्या किया, जगाए रखा, है ना। तो वो सारी जो भावनाएं थी, वो सारी जो बातें थी, वो बातें क्या थी, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, वो है स्वराज्यवादी आंदोलन। एक एपिसोड, घटना क्या कह सकते हैं, एक एपिसोड रहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। एक कह सकते हैं कि एक स्पैन रहता है जिसमें स्वराज्यवादियों की जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज भारतीय जनजीवन को कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित कर रहा था, वो कहीं ना कहीं इंप्रेस्ड कर रहा था। कहीं ना कहीं 1920 से 22 के बीच के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने जिस राष्ट्रवाद की अलख को जगाया था महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन के माध्यम से, उस राष्ट्रवाद की भावनाओं को कह सकते हैं कि सुषुप्त अवस्था में जाने से किसी न किसी रूप में रोके रखा। और यही वजह रहता है कि ये सारी जो हलचलें कह सकते हैं कि एक मास मूवमेंट के बगैर चलाए रखने की जो कोशिश होती है ना, जो चलायमान रहता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कह सकते हैं कि जनता को मतलब मेंटली जो है उसको एक पीसफुल स्टेटस में जाने से रोके रखा। कहीं ना कहीं उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उधेड़ भून की जो स्थिति थी वो स्थिति बनाए रखा। और यही वजह रहा कि 1930 में जब गांधी जी दांडी मार्च और उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान करते हैं, तो एक बार फिर से जनता क्या हो जाती है, उठकर खड़ी हो जाती है। फिर से जनता का एक भारी भरकम जो है कह सकते हैं सैलाब जो है जैसे मानो उभर कर सामने में आता है। और फिर वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक और कह सकते हैं कि एक पिछले असहयोग या स्वदेशी आंदोलन की तुलना में कुछ एक बड़ा रूप सामने में आता है। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को वो एक कह सकते हैं कि चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। और इसीलिए कह सकते हैं कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीच के पहले और असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में स्वराज्यवादी आंदोलन की क्या भूमिका थी और कैसे उन्होंने राष्ट्रवाद की अलग को जगाए रखा। ठीक है, वो मास मूवमेंट नहीं था तो कैसा आंदोलन था, उनकी जो कह सकते हैं कि तरीके थे आंदोलन के, जो उनकी अपनी पद्धति थी, वो पद्धति क्या थी, ये सारी बातें आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ पा रहे होंगे। और फटाफट जो है, अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप शेयर भी करना चाहिए आपको, है ना। फिलहाल ये पेड क्लास है तो पेड क्लास में तो शेयर करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में अगर जाता है वीडियो तो आप सब जो है इसको शेयर करिए, देखिए, समझिए। और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास प्रारंभ हो चुकी है और ये जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के क्लास के हम शुरुआत करते हैं और आप हेडिंग डालेंगे स्वराज्यवादी आंदोलन। ठीक है, आप सब जो है महेंद्र, अमित कुमार पांडे जी, शशि भूषण, ठीक है, आप सब जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग क्या होना चाहिए, स्वराज्यवादी आंदोलन। ठीक है, वो जो हेडिंग है वो हेडिंग है स्वराज्यवादी आंदोलन।
ठीक है, स्वराज्यशिष्ट मूवमेंट, स्वराज्यवादी आंदोलन। ठीक है, ये आज का टॉपिक है। और ये जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन आप समझ जाइए 1923 से 28 तक में चला था। 1923 से 28 ईस्वी के बीच में आप यहां पे देखेंगे 1920 से 22 ईस्वी के बीच में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में। ठीक है, ये जो आंदोलन था ये कौन सा आंदोलन था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और ये जो आंदोलन था 1930 से 32 के बीच में चला, ये था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, ये हो गया असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और ये जो हो जाएगा क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखिए क्या है बीच का क्या है? एक अंतराल वर्ष जो है, ये इंटरवल टाइम है। इंटरवल पीरियड, जो ये अंतराल काल है, इसी अंतराल काल में कौन सा आंदोलन होता है? स्वराज्यवादी आंदोलन। आंदोलन चलता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ है ना, क्या चीज था, किस तरह का आंदोलन था। आप ये मोटे तौर पे बैकग्राउंड समझ गए होंगे, एक आउटलाइन आप समझ गए। तो देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन किन परिस्थितियों में प्रारंभ हुआ, ये सारी बातें हमने एक टॉपिक में डिस्कस किया है। आप सब पुस्तक पढ़ते रहिएगा, उसका ब्रीफ जो है नोट्स भी वो प्रोवाइड हमें करना है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए असहयोग आंदोलन चला, गांधी जी के नेतृत्व में चला। और आप ये कह सकते हो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाला अखिल भारतीय स्तर का पहला सत्याग्रह रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है, जो रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है वो प्रारंभ हुआ था। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में पहला मास मूवमेंट की अगर बात आएगी तो वो पहला मास मूवमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है कह सकते हैं कि अपनी जो उनके अंदर जो एक नेतृत्व जो कह सकते करने की जो एक नैसर्गिक जो क्षमता थी, है ना, जो कह सकते हैं कि वो अपने से जो लोगों को कनेक्ट कर लेते थे, है ना, वो क्या करता है कि वो एक प्रकार से उनको बहुत ही जनप्रिय, बहुत ही लोकप्रिय नेता जो है वो क्या है कि बनाता है। और इसी वजह से 1920 में जब कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो आप कह सकते हो परिस्थितियां क्या क्या थी, कि वो परिस्थितियां ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार की परिस्थितियों में गांधी जी ने, भारत की जनता ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के बावजूद कि उन्होंने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को भी उस युद्ध में शामिल कर लिया था। जबकि कह सकते हैं कि भारत का उस युद्ध से दूर दूर तक कह सकते हैं कि मतलब डायरेक्टली कोई मतलब नहीं था। मतलब सिर्फ इतना था कि उसमें ब्रिटेन इन्वॉल्व था और ब्रिटेन का शासन जो है वो हिंदुस्तान पर था, बाकी भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन भारत को आपने उसमें शामिल कर लिया, और शामिल करने का मतलब है कि अब भारत के संसाधनों का, भारत का दोहन जो है वो किया जाना था उस युद्ध के पक्ष में। यानी कि भारतीयों की हित अगर वो कह सकते हैं दुष्प्रभावित होता है तो वो दुष्प्रभावित हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र का जो इन्वॉल्वमेंट है उसका हित जो है अगर भारत के सपोर्ट से संभलता है तो भारत का पहले सपोर्ट वहां जाएगा, ना कि भारतीयों के हित के लिए उस सपोर्ट की जो है वो क्या है कि उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि वहां पर मतलब एक परिस्थितियां आती है और भारतीयों ने फिर भी सपोर्ट किया। लेकिन क्या होता है युद्धोपरांत हम एक मानव का स्वभाव है, ठीक है, अगर मैं आपके लिए कुछ करता हूं तो क्या होता है कि एक मतलब हमारे मन मस्तिष्क में एक चाह रहती है कि नहीं चलो मेरे लिए भी वो कुछ करेंगे। मान लीजिए कि हमारी कोई डिजायर नहीं है, सपोज दैट कोई भी डिजायर नहीं, अगर हम कर रहे हैं तो हमारी कोई डिजायर नहीं है, फिर भी हम कम से कम इतनी तो उम्मीद करेंगे ना कि भाई हमने आपको कोऑपरेट किया
तो आप बदले में हमें नुकसान तो कम से कम नहीं पहुंचाओगे ना, लाभ मत पहुंचाए, लेकिन हमारे पास जो कुछ है उसको तो नुकसान आप नहीं पहुंचाओगे। तो ठीक उसी तरह से जो है कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में, इतने विषम परिस्थितियों में हम भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह जानते हुए कि उसने गलत किया है भारत को शामिल करके, जिससे भारत का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब ने क्या किया, सपोर्ट किया। तो उस सपोर्ट के बदले में चलिए आपको, अब हम तो कामना करेंगे कि भाई हमको पुरस्कार मिले, है ना, लेकिन अगर पुरस्कार नहीं मिलता है तो भाई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे ना। लेकिन उसने नुकसान पहुंचाया। क्या नुकसान पहुंचाया? तो उसने रॉलेट अधिनियम लाया। अब रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते थे, किसी को भी हवालात में बंद कर सकते थे, वकीलों से संपर्क करने की कोई अनुमति नहीं थी। तो ऐसे जो है चीज़ों से हम कहीं ना कहीं हमारे 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 एक तरह से जो एक ह्यूमन मतलब कह सकते हैं एक मानव होने के नाते हमारे कुछ नैसर्गिक अधिकार है, और वो अधिकार अगर आप छीनने की एक अस्थायी व्यवस्था आप कराओगे तो फिर वो कहीं ना कहीं भारतीयों को नागवार गुजरेगा। और ऊपर से आपने क्या किया कि जो है जालियांवाला बाग जैसे कांड को जन्म दे दिया, और उससे क्या है कि भारतीय जो है क्षुब्ध हो गए, और तब असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ। गांधी जी भी जो है कह सकते हैं उनको बड़ा दुख हुआ, और तब उन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया, और वो असहयोग आंदोलन था। अब यहां पे देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1922 में वापस ले लिया। तो 1922 में जब वापस ले लिया तो इनकी कड़ी आलोचना की गई, है ना, उनकी कड़ी आलोचना की गई। और वो कड़ी आलोचना क्या थी? इसमें दो स्टेटमेंट जो है आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू का। मोतीलाल नेहरू ने यह कहा कि कन्याकुमारी के किसी गांव ने यदि कोई अपराध किया तो उसकी सजा हिमालय के किसी निर्दोष गांव को क्यों दी जाए। सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा कि एक ऐसे समय में जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, आंदोलन का वापस ले लिया जाना यह राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कुछ कम नहीं था। तो ये बात जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसका जिक्र किया, और इससे मतलब कह सकते हो कि तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जो विद्वानों का वर्ग है वो वर्ग जो है इसमें बटा हुआ दिखता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं गांधी जी ने गलत किया, कुछ लोग कहते हैं कि सही किया, ठीक है। तो कुछ लोग जो गलत कहते हैं, कुछ लोग जो सही कहते हैं। फिलहाल अभी मैटर हमारा असहयोग आंदोलन नहीं है, बस इतनी सी बात, केवल इससे एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच जाएं कि गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेकर उन्होंने सही किया, गलत किया, ये बात, या आंदोलन सफल हो जाता तो क्या होता, या आंदोलन को वापस नहीं लिया जाता तो क्या होता, और आंदोलन अगर चलता रहता तो सरकार, ब्रिटिश सरकार इसके प्रति कैसा रुख अपनाती। ये सब जो है कह सकते हैं कि अनसीन और केवल फोरकास्टेड जो है आप कह सकते हो पूर्वानुमानित जो है क्या है कि बातें होंगी। इसके संदर्भ में कुछ भी कहना सही या 100% सही नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है कि गांधी जी ने अपने इस आंदोलन के माध्यम से भारत की भूमि पर अपनी वो भूमिका बेहतर तरीके से निभा लिया था जो उस समय हमारे देश काल की जरूरत थी। यानी हमारे देश जो था ना उस समय ब्रिटिश शासन कुशासन से त्रस्त थी, और भारतीय जनमानस में एक आशा और उम्मीद और राष्ट्रवाद की एक प्रखर जो है कह सकते हैं कि भावनाओं को जन्म देने में इस आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी वो जन जन तक में पहुंच चुकी थी, ठीक है। इन्हीं परिस्थितियों में यह ध्यान रखिएगा कि अब क्या है, आंदोलन आपने सबको जगा दिया, बहुत अच्छी बात है कि आपने जगा दिया, लेकिन आंदोलन को जब वापस ले लिया गया तो फिर अब ये मतलब जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जो जगाई है, ये बहुत आसान काम तो नहीं था, ये तो बहुत बड़ा काम आपने किया। लेकिन आंदोलन वापसी से ये जो बड़ा काम हुआ है वो कह सकते हैं कि वो अलाभकारी स्थिति में ना पहुंच जाए। यानी कि आंदोलन वापस ले लिया गया तो अब हमको क्या करना चाहिए कि ये जो राष्ट्रवाद का जो अलख जगह है ये बुझने ना पाए, ये सुषुप्तावस्था में जाने ना पाए, ये हमेशा भारतीय जनमानस में बना रहे। ऐसी कुछ ना कुछ तो काम करना होगा ना। तो सवाल ये उठा कि क्या काम किया जाए, तो क्या काम किया जाए, इसके लिए जो है कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है आप समझ जाइए कि एक प्रकार से क्या हुआ कि एक समिति बनाई गई, सत्याग्रह समिति, ठीक है। उस सत्याग्रह समिति की अगर हम बात करें तो उनके जो है जो कह सकते हैं कि उसके जो लीडर थे ना, वो लीडर थे, उनका नाम था हाकिम अजमल खां।
ठीक है। तो हाकिम अजमल खां के नेतृत्व में क्या होता है कि एक सत्याग्रह समिति का, एक कह सकते हैं जांच समिति का, सत्याग्रह जांच समिति का गठन किया जाता है। और उस सत्याग्रह जांच समिति के अंतर्गत क्या होता है कि मतलब कांग्रेस के ही लोग रहते हैं और वो केवल इस बात की पड़ताल जनता के बीच जा जाकर करना चाहते हैं कि वो चाहते कैसे हैं, क्या है, कैसे हम राष्ट्रवाद की भावनाओं को जो है बनाए रख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि हाकिम अजमल खां की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई, उसने क्या किया कि वो जो है वो जगह जगह पे कह सकते हैं कि भ्रमण किया और दो बातों के लिए, ठीक है, वो दो बातों के लिए मतलब कह सकते हैं कि उनके सम्मुख दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था, ठीक है, अब देखिए ऑप्शन क्या है। कांग्रेस आंदोलन के 1922 से 1930 क्या किया जाए, राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने के लिए। तो इस पे दो विकल्प था, दो विकल्प। ठीक है, इसमें पहला जो विकल्प था ना, वो विकल्प था, ठीक है, दो विकल्प थे और वो विकल्प क्या था। पहला विकल्प हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन फिर से प्रारंभ किया जाए, विकल्प क्या था कि क्या राष्ट्रीय आंदोलन फिर से प्रारंभ किया जाए, और दूसरा था कि नवंबर 1923 में होने वाले चुनाव में भाग लिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए। ये जो अंतराल वर्ष था ना, ये जो शांत काल था, ये अंतराल जो शांत काल था, इस अंतराल शांत काल में क्या ऐसा किया जाए कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को बनाए रखा जाए या बनने में सुविधा हो। ठीक है, तो दो विकल्प है, एक विकल्प है राष्ट्रीय आंदोलन फिर से प्रारंभ किया जाए और दूसरा था कि नवंबर 1923 में होने वाले चुनाव में भाग लिया जाए। ठीक है, और इसके लिए जो समिति बनी, इसकी जांच के लिए जो समिति बनी, उसे कहा जाता है सत्याग्रह जांच समिति। सत्याग्रह जांच समिति। और इस सत्याग्रह जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके कौन हो जाएंगे? हाकिम अजमल खां हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया, सर्वे किया, ठीक है, उन्होंने पड़ताल किया और इसके कौन कौन सदस्य थे, ये सब फिलहाल प्रीलिम्स में जरूरी होता है, यहां पे तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हाकिम अजमल खां भी जो है उतना कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको लिखा जाए। ठीक है, यहाँ पर है ना एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं रहता ना मेंस में इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन करने की। ठीक है, तो आप केवल और केवल ये समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, अब इन्होंने जब जांच किया ना, तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने पाया कि नहीं, जनता अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है और ये संभव भी नहीं है ना कि आप मास मूवमेंट, इतना बड़ा आंदोलन आपने प्रारंभ किया है और आप फिर से जो है अभी समाप्त हुआ और फिर से एक आंदोलन प्रारंभ कर दीजिए इसलिए कि राष्ट्रवाद बनाए रखा जाए। तो ये जो है ये संभव नहीं था। तब अब क्या आ गया, पूरा मामला ये आ गया कि नवंबर 1923 में होने वाले चुनाव में भाग लिया जाए या ना लिया जाए। ठीक है, तो भाग लिया जाए। तो यहां पर अब ये मैटर समझना कि भाई ये चुनाव वाला जो मुद्दा है, ये मुद्दा है क्या। ठीक है, इस पर बात नहीं बन सकी, बस इतना ध्यान रखिएगा, इस पर बात नहीं बन सकी।
नहीं बन सकी। अब सारा विचार विमर्श इस पर होने लगा। विचार विमर्श इस पर होने लगा। ठीक है, चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। तो ये जो इलेक्शन है ना, ये इलेक्शन वाली बात आप समझना है कि ये चुनाव आखिर माजरा क्या था इसमें, है ना, इसमें क्या माजरा था। ये सब बहुत ही टेक्निकल चीज है, लेकिन बहुत ही सरल भी है। सोनिका जी नमस्कार, वैभव, महेंद्र, अंकित, शशि भूषण जी, सबका आज के क्लास में स्वागत है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है किस तरह से छोटी छोटी चीजें आपको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है चुनाव में भाग। तो सबसे पहले चुनाव समझते हैं, चुनाव क्या है। ठीक है, यहां पर हम समझते हैं कि चुनाव आखिर में मामला क्या है। चुनाव ठीक है, तो देखिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। 1916 से 18 के बीच में एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन का नाम था होम रूल मूवमेंट। सब लोग वाकिफ होंगे, सब लोग परिचित होंगे, होम रूल आंदोलन। और इस होम रूल आंदोलन का जो रिजल्ट था, ठीक है, इसका जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था, मॉन्टेग्यू घोषणा। बहुत ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, मॉन्टेग्यू रिजल्ट हो गया, मॉन्टेग्यू घोषणा। और मॉन्टेग्यू जो घोषणा थी ना, ये कब हुआ था, 20 अगस्त 1917। ठीक है, ये कब हुआ था, 20 अगस्त 1917। आपकी मांग क्या थी, मांग थी स्वशासन, भारत के लिए स्वशासन। मांग क्या है, बस एक एक वर्ड में समझिए, स्वशासन। मॉन्टेग्यू घोषणा में सरकार ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया क्या, स्वशासन, भारत का स्वशासन, भारत के लिए स्वशासन को स्वीकार किया। लेकिन इसने क्या कहा, लेकिन क्रमिक रूप से देंगे। एकदम देखिए, बहुत ही सरलता से मैं आपको समझा रहा हूं, क्रमिक रूप से देंगे। ठीक है, 1916 से 18 ईस्वी के बीच एक आंदोलन चला जिसको होम रूल आंदोलन कहा गया, जिसकी मांग थी कि भारत भाई मेरा घर है, हमारे घर का शासन हम भारतीयों को चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो मांग क्या है, स्वशासन। रिजल्ट इसका क्या हुआ, मॉन्टेग्यू घोषणा, 20 अगस्त 1917। क्या किया, सरकार ने इस बात को लगभग एक तरह से कह सकते हैं स्वीकार किया। स्वीकार ये किया कि नहीं, चलिए भारत का स्वशासन की बात है, सही बात है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को भागीदार बनाया जाए। यानी कि हम शासन कर रहे हैं, अभी पूरा निरंकुश शासन है, अभी किसी भी भारतीय को मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं, भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हम पूरा अधिकार नहीं दे देंगे, अभी आपकी हम ये देखेंगे, काबिलियत देखेंगे। मतलब देखिए कितना पुचकार के, कितना प्यार से जो है ये बोलना लग रहा है जैसे इससे बड़ा हितैषी भारत के लिए कोई था ही नहीं। वो ये कह रहा है कि अभी पूरी ताकत एक साथ दे देंगे ना, बिखर जाएंगे आप टूट जाएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे, व्यवस्था और गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पहले हम थोड़ा थोड़ा, यही कह रहा है कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे देंगे, और धीरे धीरे दूंगा मैं आपको जब दूंगा, मैं थोड़ा सा अधिकार दूंगा, अच्छा परफॉर्म करोगे, 10 साल बाद फिर से विचार विमर्श करेंगे। मतलब आप थोड़ा सा अधिकार देके 10 साल इंतजार करते रहिए, है ना। तो उसने कहा कि 10 साल तक इंतजार करेंगे, पहले थोड़ा अधिकार, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे 10 साल बाद और थोड़ा सा अधिकार देंगे, और अच्छा परफॉर्म करेंगे थोड़ा और अधिकार देंगे, और परफॉर्म करोगे थोड़ा और अधिकार देंगे। और 1947 में हिंदुस्तान को वो आजाद करके चला गया। कितना वायदा जो है, कितना जो वायदा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाता चला गया देखिए। और 1947 में हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। तब भी हम भारतीय जो है इतने कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इतने कैसे हो गए। और ब्रिटिश सरकार ने बेचारे खुद से जो है उसने बोला कि हम इतना अधिकार दे रहे हैं, और धीरे धीरे दे रहे 1947 में दिया भी। अंग्रेजों ने यही तो कहा कि भारतीय बेवजह परेशान थे,
हमने तो मॉन्टेग्यू घोषणा में ही कह दिया था कि हमारी इच्छा है कि भारतीय जो है शासन के योग्य बने, और धीरे धीरे हम कह रहे थे कि थोड़ा सा हम अपने संसर्ग में रखेंगे, थोड़ा सा ग्रेजुअली हमने क्या किया, पहले शामिल किया, हमारे साथ मेरा कुछ अनुभव मिला, थोड़ा और अधिकार देंगे, फिर और अधिकार दिया, और लास्ट में हमने हिंदुस्तान छोड़ दिया। तो हमने किसी गांधी की आजादी की वजह से हिंदुस्तान थोड़ी छोड़ा है, हमने जो है कह सकते हैं कि हमने प्रॉमिस किया था और उस वायदे के हिसाब से हमने काम किया। हमने कोई गांधी की वजह से नहीं, किसी सुभाष चंद्र बोस की वजह से हमने नहीं किया, कोई जो है कह सकते हैं कि हमारी माली हालत बहुत खराब थी सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, हमने उस वजह से ऐसा नहीं किया। हमने इसलिए किया क्योंकि हम प्रॉमिस, हम लोग अच्छे लोग हैं ना। उन्होंने कहा हमने शासन ही इसलिए किया था कि ये भारतीय असभ्य थे, बर्बर थे, यहाँ पे सती प्रथा, बाल हत्या, इस तरह की बहुत सारी विधवाओं की नारकीय स्थिति, इस तरह के दोयम दर्जे का ये लोग सांप सपेरों का भारत देश था, यहाँ पे ये सांप सपेरों का, मदारियों का देश था। ठीक है, ऐसे बर्बर, असभ्य, अवैज्ञानिक, अतार्किक देश पर शासन हमने इसलिए किया क्योंकि ये व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का एक सिद्धांत कहता है कि श्वेत लोगों का एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि सभ्य जो असभ्य लोग हैं उनको सभ्य बनाया, और इसीलिए हमने हिंदुस्तान पर शासन किया। धीरे धीरे बड़ी मेहनत लगी है ना, अंग्रेजों ने कहा कि बहुत मेहनत करना पड़ा भारतीयों को सभ्य बनाने में, और धीरे धीरे हम सफल हुए, और तब 1947 में ऐसा लगा कि अब ये भारतीय अपने शासन के योग्य हो गए, और तब हमने हिंदुस्तान को छोड़ा। हमने भारत का शोषण करने के लिए तो नहीं किया, ये बात, ये थ्योरी ऐसा बिठा दिया गया। इसी को याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, इसको कहते हैं श्वेत लोगों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और ये जानते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत को क्वाइंड किसने किया था? रुडयार्ड किपलिंग ने। नाम सुना होगा शायद, रुडयार्ड किपलिंग। और रुडयार्ड किपलिंग आप लोगों ने जानना होगा, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ठीक है, द जंगल बुक का राइटर, ठीक है, द जंगल बुक का जो राइटर है वो उसने ये क्वाइंड किया था, मतलब इस सिद्धांत को गढ़ा था, ठीक है ना, इस सिद्धांत को गढ़ा था। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि श्वेत लोगों का, तो यहां पे देखिए इसने क्या क्या स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार केवल करने से तो बात नहीं बनेगी ना, अब आप इसको अमली जामा पहनाने के लिए कौन सी कानूनी तरीके आप अपना रहे हो, है ना। तो इसके लिए देखिए अब क्या होगा, आगे देखिएगा, मॉन्टेग्यू घोषणा, ये हो गया मॉन्टेग्यू घोषणा, और ये कब किया गया था? 20 अगस्त 1917। ये जो मॉन्टेग्यू थे ना, ये कौन थे? भारत सचिव थे, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव थे। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये 1858 का जो कानून था ना, उसके अंतर्गत इसको क्रिएट किया गया था। घोषणा हो गई, अब घोषणा करने से तो केवल बात नहीं होगी ना, तो ये भारत सचिव मॉन्टेग्यू जो ना ब्रिटेन में घोषणा की है, और वो चलकर कहां पर आ गए? भारत। और भारतीय मतलब उस समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था? वायसराय था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के साथ मॉन्टेग्यू ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की कि आखिर में कैसे हम देंगे, तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ये कब आया? 1918 में। ठीक है, भारत के वायसराय मॉन्टेग्यू ने भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार किया, और तब लेकर जो है वो क्या आया? 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया। अब इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित होगा जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाएगा।
भारत सरकार अधिनियम 1919, ये ध्यान रखिएगा। 1935 का भी अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 का कोई अलग नाम नहीं है, लेकिन इसका एक डिफरेंट नाम भी है। और वो डिफरेंट नाम क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सर ये बर्डन उनको किसने दिया था? किसने दिया था? किसी ने नहीं दिया था। बर्डन किसी ने नहीं दिया था, खुद भारत, खुद वो कहते हैं कि भाई ये बर्डन जो है मतलब हमने ओढ़ लिया। मतलब वो खुद बोलते हैं कि भाई हमको इसका, भारतीयों का दर्द देखा नहीं गया। इतने असभ्य, इतने बर्बर लोग थे। और चूंकि हम लोग सभ्य देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, खुद वो कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर हम पैसा कमा लेते हैं, ठीक है, तो हमारी जो है एक मोरल ड्यूटी बनता है कि जो हेल्पलेस हैं, अगर हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि उनको हेल्प कर सके, तो कोई हमको कहता नहीं है कि हेल्प करिए। वो हमारे अंदर से वो इच्छा जागृत होती है कि नहीं हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। तो वो अंग्रेज ये कहते थे कि वो उसको उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग सभ्य देश को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग गोरे लोग हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत मतलब एक मानवीय जो मानवाधिकार है, उस मानवाधिकार के हम लोग जो है कह सकते हैं कि संपोषक हैं, ठीक है। और इसीलिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, चूंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जो मानवाधिकार के रक्षक होते हैं, वो अपने देश तक सीमित नहीं होते, वो एक सार्वभौम सत्य के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। इसीलिए वो पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे जैसे होता है ना कि महात्मा बुद्ध, आप इसको ऐसे समझो, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी ना, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई थी तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमको इसका प्रचार करना है और अगले 45 साल तक जो है वो प्रचार करते रहे। उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। बस उन्होंने जैसे ही हासिल किया तो उनको लग गया कि चलो अब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन आप पाठ्य पुस्तकों में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा सहमपति के कहने पर उन्होंने आम जनों के कल्याणार्थ अपने विचारों का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। और तब जाकर वो क्या करते हैं कि वो फिर अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और अगले 45 सालों तक प्रचार करते हैं। क्यों प्रचार कर रहे होते? क्या उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इतिहास के पन्नों में उनको एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ा जाए? ऐसी कोई कामना नहीं थी, वो मानव के कल्याण के लिए। तो यहां पे महात्मा बुद्ध तो एक कह सकते हैं कि कोई छल प्रपंच वाली बात नहीं कर रहे थे कि नहीं कि अपना जो है कोई स्वार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी वही काम कर रहे थे। एक तरह से समझे, बोलचाल की भाषा में वो जितनी बातें कर रहे थे और जितनी महान बातें कर रहे थे, लग रहा था जैसे उनके जैसा कोई मानवीय दुनिया में नहीं है। तो उससे तो लग रहा है कि वो महात्मा बुद्ध की तरह ही काम कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे छल और प्रपंच का एक पूरा साम्राज्य जो है वो क्या है कि वो छुपा हुआ था। महात्मा बुद्ध के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इसीलिए जो है वो क्या है कि कोई कहा नहीं है। अब चूंकि देखिए क्या होता है, क्या आप मेरी बात समझिएगा, ये जो बर्डन है ना, आप कह रहे हो ना बर्डन डाला वाला कुछ नहीं है। वो तो एक व्यापारी के रूप में यहां पे आए, व्यापार किया, बाद में पॉलिटिकल पावर बन गए, शोषण स्टार्ट कर दिया। तो भाई आप क्या करोगे? जो शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, ये थोड़ी बोलेगा कि भारत पर शासन हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको भारत का शोषण करना है, भारत का एक्सप्लॉइटेशन करना है, इसलिए थोड़ी कहेगा। वो क्या कहेगा? आप क्यों आ रहे हो? व्यापार करने आ क्यों रहे? वास्तविक मंशा क्या था कि हम व्यापार करेंगे, भारत को लूटेंगे, खसोटेंगे, धन का निष्कासन करेंगे, ठीक है। लेकिन अंग्रेज क्या था? पढ़ा लिखा चालाक टाइप का आदमी था। वो लोग जो है वो लोग सोचा कि अगर हम डायरेक्ट जो है ऐसे शोषण करते रहेंगे तो दुनिया में हम बदनाम हो जाएंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें इसको कवर करना पड़ेगा। ये जो हमारी जो हरकतें हैं, बुरी हरकतें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन हरकतों को तो जारी रखना है, इसको तो छोड़ना नहीं है। इतना बेहतरीन जो है उपनिवेश है, इस कॉलोनी को छोड़ना नहीं है। लेकिन जो हमारी जो कह सकते हैं जो कुकृत्य है ना, उन कुकृत्यों को क्या करना है? कवर करना है। तो कवर हम कैसे करेंगे? तो उसने एक नया शिगुफा छेड़ा कि देखो हम लोग सभ्य लोग हैं, हम शासन यहाँ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे असभ्यता। तभी तो आप ऐसे सोचो, आप देखिए अपने आप बहुत सारे आपको पॉइंट मिलेंगे। कभी आपने सोचा है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में? आपको पता है कि उन लोगों ने इंग्लिश भाषा में भारतीय पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया, पढ़ने लगे वो लोग।
भगवत गीता, हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंद, मनुस्मृति, सबका ट्रांसलेशन किया। और ट्रांसलेशन किया, पढ़ा। जब पढ़ने लगे तो पता चला भारत में कमियां क्या है, भारत में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, बाल हत्या है, नरबली प्रथा है, विधवाओं की दयनीय स्थिति है, सती प्रथा है, तमाम तरह की सारी अच्छाइयों को उसने पढ़ा। और क्या किया कि जो लोग अपने भारतीय साम्राज्य को एक नैतिक अमली जामा पहनाना चाहते थे, उन लोगों ने क्या किया, भारत की अच्छी बातों को जो जानते थे उसको दरकिनार कर दिया। और जितनी भी बुरी बुरी बातें थी ना, उसको संभाले। अरे बाप रे बाप, भारत के लोग परलोक में रहने वाले हैं, मोक्ष की बात करते हैं, सांप सपेरों का देश है, मदारियों का देश है, ये लोग की इनको चिंता ही नहीं। ठीक है। और फिर यहां पर जो है वो क्या है, बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें इकट्ठी की। और ये सब चीजें जो थी तो थी, लेकिन जो थी आप वो तो कह रहे हो, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया ना कि यहां अच्छी बातें क्या थी। बस उन बुरी चीजों को हाईलाइट कर करके और ये तब बताया कि भाई देखो कितना बड़ा खराब देश है, यहाँ के लोग कितने मतलब जो है असभ्य है, कितने बर्बर है। लेकिन भाई मेरी देखो जिम्मेदारी है, हम लोग सब भी लोग हैं, यहाँ के लोगों का दुख देखा नहीं जाता है। यहाँ पे जो है सती प्रथा में सोचिए कि महिलाएं जिंदा जल जा रही है, नर बलि प्रथा, नर को बलि दे दिया जा रहा है, अरे छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जा रही है, कितनी नारक की स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और तब वो कहते हैं कि हम शासन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि, तो यहां पर कोई बर्डन दे नहीं रहा, बर्डन लिया कहां है, वो उसने लिया ही नहीं, ये तो केवल कहने की बात है ना। आप ऐसे सोचो, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, अपनी कुकर्म को, कुकृत्य को कवर करने के लिए ये शिगोपा छिड़ रहा है। वो यही है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, ये ध्यान रखिएगा। वो कभी कुछ इस तरह की बातें जो है ये मत समझिएगा हकीकत में, अरे आप महेंद्र जी झांसे में आ जाएंगे तो ये ब्रिटिश सरकार तो यही चाहते थे कि हम ऐसी चीजें जो है शिगोपा छेड़े कि अंदर अंदर हम शोषण करते रहे, बाहर एकदम जो है व्हाइट मैन कॉलर जो है वो है ना, व्हाइट कॉलर मैन जो है, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको चूंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था, इसलिए इसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। एक जो है इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें, पहली बात केंद्र में और प्रांत में। केंद्र में और प्रांत में क्या व्यवस्था की गई, कैसे हम मान लें कि आप भारतीयों को शामिल करोगे, तो वो इस रूप में कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका आई, 2 हाउसेस लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन आया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और प्रांतों में, एसी ना चलाओ, गर्मी और बंद कर दीजिए तो चला दीजिए, ठंड लगने लगती है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हो गया केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, आज जो आप देख पा रहे हो ना, केंद्र में संसद जो है, यही संसद यहां से देखिए द्विसदनीय, यहीं से भारत की वर्तमान जो संसद है, जो 2 सदनीय, जो लोकसभा राज्यसभा है, अगर आपसे कभी यह सवाल पूछा जाए कि इसका इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, ये 1919 के अधिनियम से ही प्रारंभ होता है। यहां पर क्या होता है, ये विधायिका, द्विसदनीय विधायिका जो है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, इसको आगे हम देखते हैं। 1900 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट,
1919। केंद्र में और प्रांतों में, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और यहां पे द्वैध शासन, इसी को डाईआर्की कहा गया, डुअल गवर्नमेंट कहा गया। द्विसदनीय विधायिका जो थी ना, इस द्विसदनीय विधायिका में जो आज की राज्यसभा है ना, वो उस समय राज्य परिषद कहलाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जो आज लोकसभा है उस समय कहलाता था केंद्रीय विधानसभा। यहीं पर भगत सिंह ने बम फेंका था। जो आज की लोकसभा है, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसके सदस्यों की संख्या, राज्य परिषद थी ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो था, इसके सदस्य संख्या इसकी कितनी थी? 60, और इसके सदस्यों की संख्या 145। ये इसके इतने मेंबर्स थे, और इसके मेंबर्स जो है वो कितने हो जाएंगे? 60। इसमें से इस 60 मेंबर्स में 34 और हो जाएगा 26, ठीक है, 34 एंड 26, और ये 145 है ना, 104 और 41, ठीक है। ये जो है 34 सदस्य जो थे, ये क्या थे? इलेक्टेड थे, इसको इलेक्टेड होना था, और ये होना था नॉमिनेटेड। इनको जो है इलेक्टेड होना था, और इनको होना था नॉमिनेटेड, यानी निर्वाचित मनोनीत, निर्वाचित मनोनीत, ठीक है। अब समझ में आ रहा है चुनाव क्या चुनाव है? चुनाव ही लाना है ना, चुनाव को ही तो हमें डिफाइन करना है ना कि ये चुनाव आखिर में माजरा क्या है, ठीक है। ये हो गया इलेक्शन, इधर की बात आ गई, ठीक है। और ये किसकी बात है? केंद्र में। केंद्र में कौन हेड है? गवर्नर जनरल या वायसराय, गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, यही तो हेड है ना। और इसका क्या होगा? एक परिषद होगा, काउंसिल। ये ऑल इन ऑल है, ऑल इन ऑल है, ठीक है। अब देखिए द्वैध शासन, ये कहां पे? प्रांतों में। ये जो द्वैध शासन है, द्वैध शासन, इसमें क्या था ना? विषय, प्रांतों में विषय को दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरणीय, हस्तांतरणीय और आरक्षित, ट्रांसफरेबल एंड रिजर्व्ड। हस्तांतरणीय और आरक्षित, हस्तांतरणीय और आरक्षित। जो हस्तांतरणीय विषय थे ना, प्रांत में किसका शासन होगा? गवर्नर काउंसिल के माध्यम से। यहां गवर्नर जनरल काउंसिल के माध्यम से, यहां पे गवर्नर काउंसिल के माध्यम से। तो हस्तांतरणीय विषय यानी वो विषय जो ट्रांसफर कर दिया गया, ये गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी के माध्यम से करना था। और वो विषय जो अभी भी रिजर्व थे, किसके पास? गवर्नर को काउंसिल, यही जो है संस्था यहां पर शासन करती। और ये अति महत्वपूर्ण विषय सब इसके अंतर्गत था, अति महत्वपूर्ण विषय जो था वो सब अभी भी गवर्नर अपने पास रखा था, फाइनेंस का मामला। और क्या होगा ना, हस्तांतरणीय विषय में क्या हो जाएगा? जैसे स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब काम आपको करना है। किसको? इनको करना है, गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी, ठीक है, गवर्नर को इलेक्टेड बॉडी। अब आप देखिए शिक्षा का काम कैसे करोगे? पैसा रहेगा नहीं तो करेंगे क्या? पैसा वाला काम इसके पास है, रेवेन्यू सब ये कलेक्ट करेगा। ये काम क्या करेगा? सड़क बनाना है,
शिक्षा की व्यवस्था करोगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, स्थानीय स्वशासन करोगे, आप उसकी व्यवस्था करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब काम हम करेंगे कैसे? पैसा दोगे तब तो। पैसा किसके पास है? इसके पास है। और ये पैसा क्यों देगा आपको? और आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। लेकिन दुनिया तो यही जानती है कि भाई ये काम तो तुम्हारा था, तुमने किया क्यों नहीं? तो दुनिया की नजर में आप रहोगे और ये जो है बिहाइंड द सीन रहेंगे। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की जो व्यवस्था थी ना, उस व्यवस्था में एक लाइन याद रखिएगा कि इस द्वैध शासन के बारे में कहा जाता है कि इसका रिजल्ट क्या था। इसका रिजल्ट था कि ब्रिटिश सरकार बिहाइंड द सीन है, सामने में भारतीय है, आपकी जिम्मेदारी है सार्वजनिक स्वास्थ्य। पता चला कि डेंगू हो गया, हजारों लोग मर गए, तो वो किसको कल्पित बनाएगा? ये सामने जो भारतीय खड़े, बिहाइंड द सीन हम पैसा ही नहीं दे रहे कि आपके लिए हॉस्पिटल बना सके ये लोग। तो लेकिन सामने में कौन है? वो। तो इसका मतलब है कि सामने में जो भारतीय थे उनके पास उत्तरदायित्व तो थे लेकिन अधिकार नहीं था। और ब्रिटिश सरकार हम है, हमारे पास अधिकार है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं है। इसीलिए डायआर्की जो है, ये द्वैध शासन, इस द्वैध शासन को कहा गया भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकार विहीन उत्तरदायित्व था और ब्रिटिश सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तरदायित्व विहीन अधिकार था। समझ में बात आ रही है? ये द्वैध शासन का नजारा था। अब देखिए पहले क्या है यहां पर, अब आप समझिए कि क्या चुनाव होगा, चुनाव कहां आएगा। ये इलेक्टेड और प्रांतों की संख्या कितनी थी ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में कुल कितने प्रांत थे? ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, और 11 प्रांतों में ऐसी व्यवस्था होनी थी, इलेक्शन होना था। और केंद्र में राज्य परिषद, राज्यसभा के लिए, और विधानसभा यानी लोकसभा, आज के लोकसभा के लिए चुनाव होना था, इलेक्शन। लेकिन ओवरऑल देखिए, यहां पर देखिए कोई ठोस अधिकार नहीं, इलेक्टेड बॉडी, चुनाव होगा, शामिल तो कर लिया जाएगा। लगाया हुआ किसको है? गवर्नर। चुनाव होगा, सब कुछ शामिल कर लिया, लेकिन पावरफुल कौन है? गवर्नर जनरल काउंसिल है। तो इलेक्शन हो रहे हैं, देखने में लग रहा है कि हाँ गहमा गहमी है, इलेक्शन हो रहा है, भारतीय चुनाव में भाग ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, चुनाव में चुन कर भी जा रहे हैं, वहां पर भी सब काम कर रहे हैं, सब कुछ पास हो गया बहुमत से। लेकिन जब गवर्नर जनरल के पास गया, गवर्नर जनरल ने कहा कि ना ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही है, अपने अपने हिसाब से जो है वो। तो आप क्या कर रहे हो कि इस चुनाव भी हो रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है ऑन पेपर, तो छोड़ दीजिए, बाहर की दुनिया में भी देखिएगा गहमा गहमी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जनता को तो यही लगेगा नहीं सरकार जो है वो बहुत अच्छा कर रही है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गहमा गहमी सब कुछ है, लेकिन जो चुनकर आ रहे हैं उन भारतीयों को अधिकार, आप कितना अधिकार दे रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। लेकिन यहां पर कोई अधिकार नहीं था। समझ में बात आ रही है? इसमें और छोटी सी बात है, लेकिन अभी फिलहाल फिर वो प्रीलिम्स जैसी बात हो जाएगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा, कितने महान शख्सियत थे ना, कितना जो है उन्होंने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, उनको ब्रिटिश सरकार ने कितना परेशान किया। लेकिन यहां तक जाते जाते उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है और आप समझ जाइए कि इस व्यवस्था में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते नहीं एकदम सही है और वो चुनाव लड़ेंगे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो एक पार्टी बनती है 1918 में, आप लोगों को पता है कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। अब सोचिए वो चुनाव में भी भाग लेंगे और वो क्या करेंगे, वो असहयोग आंदोलन का सपोर्ट भी नहीं करेंगे। यहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जो है वो क्या होता है, रवैया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए हस्ताक्षर, अब देखिए फिलहाल चलिए कह सकते हैं कि क्या अधिकार दिया, क्या अधिकार नहीं दिया, वो अपना अलग विषय है। लेकिन मेरा केवल एक टॉपिक है, हमको ये समझना है कि ये चुनाव आखिर में माजरा क्या था। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया। चुनाव अब क्या होगा, चुनाव होगा। आप लोगों को समझ में आ गया ना चुनाव वाली बात क्या है। मेरा टारगेट बस इतना ही था और मैंने थोड़ा सा आपको समय दिया इसको समझाने के लिए और आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग समझेंगे इलेक्शन, ठीक है ना। अब ये समझते हैं कि इलेक्शन का मामला क्या है। अब देखिए इलेक्शन होना है, ठीक है, इलेक्शन होना है, अब इलेक्शन को समझना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझ में आ गया ना, चुनाव होगा। अब ये 1919 कौन सा अधिनियम था, 1919 के अधिनियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन,
IGA 1919 के अंतर्गत, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चुनाव जो होगा ये जो है 1919 के अंतर्गत 3 चुनाव हुए, कुल 3 चुनाव होंगे। और ये 3 चुनाव कब कब होंगे भाई? नवंबर 1919 में समझ में आ गया ना कि भाई अब यहां पे इलेक्शन होगा और भारतीयों को शामिल किया जाएगा। यही तो होम रूल आंदोलन मांग रहा था ना भाई, हमको शामिल करिए। और मंटे की घोषणा में कहा गया ना कि हाँ शामिल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे तो यही दिखा रहा है कि धीरे धीरे थोड़ा सा अधिकार दे रहे, काम तो करो, काम करोगे यही ये वाला विषय भी दे देंगे, पहले काम करके तो दिखाओ, ठीक है। इतना भल मनसाहत के साथ वो काम कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए 1919 के अंतर्गत 3 चुनाव हुआ। अब व्यवस्था हो गई, सरकार ने अमली जामा पहनाना स्टार्ट किया, चुनाव कराने की व्यवस्था। नवंबर पहला जो है नवंबर 1920, ये पहला चुनाव हुआ। दूसरा चुनाव हुआ नवंबर 1923। तीसरा चुनाव नवंबर 1926। 1920, 1923, 1926। नवंबर 1920 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वाई? तो इसलिए नहीं लिया नवंबर 1920, इसके पहले ही तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था ना, NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रारंभ हो गया था। यानी जब पहला चुनाव हो रहा था उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्यों नहीं भाग लिया? क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था। क्यों नहीं भाग लिया भाई? क्योंकि असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है। तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। नवंबर 1923, अच्छा अब देखिए भाई असहयोग आंदोलन चल रहा था तो चलने देते, चुनाव तो हो रहे थे ना। आप ऐसा भी तो हो सकता था, आप देखिए मेरी बात समझिएगा, यहीं पे समझना है। असहयोग आंदोलन चल रहा है फिर भी सरकार चुनाव तो करा रही है, आप आंदोलन करते रहते, चुनाव में भी लड़ते आप, लेकिन आप चुनाव में नहीं लड़ रहे हो। क्यों नहीं लड़ रहे हो? इसलिए नहीं लड़ रहे हो कि आप याद करिए, क्या असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम बताया था, उस असहयोग आंदोलन के कितने कार्यक्रम थे? 2 कार्यक्रम थे ना, याद है ना आपको? एक कार्यक्रम था नकारात्मक, दूसरा कार्यक्रम था सकारात्मक। उसको समझना बहुत जरूरी है स्वराजवादी आंदोलन को समझने के लिए। तो जो नकारात्मक कार्यक्रम थे उसमें सबसे पहले नंबर पे आता था उपाधियों को धारण नहीं करेंगे, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाएंगे, सरकारी अदालतों में नहीं जाएंगे, और चौथी चीज क्या बताया था? चुनाव में भाग नहीं लेंगे, है ना। तो ये किसका कार्यक्रम था? असहयोग का कार्यक्रम था। इसके बाद लास्ट में कर ना दो लगान ना दो का आंदोलन चलाना था, और साथ में सकारात्मक कार्यक्रम में गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम आने थे। चरखे का प्रचार प्रसार, खादी का प्रचार प्रसार, अनटचेबिलिटी को दूर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, गौ रक्षा का प्रयास, ये तमाम तरह की चीजें आएंगी। किस में आएंगी? उसमें, है ना। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा कि चुनाव में क्यों नहीं कांग्रेस ने भाग लिया? जब आप आंदोलन चला रहे थे चलने देता, साथ में जो है ब्रिटिश सरकार कह सकते चुनाव भी करा रही, चुनाव में भाग ले सकते थे, तो इसलिए भाग कांग्रेस ने लिया क्योंकि भाई ये तो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम था चुनाव का बहिष्कार करना, और अगस्त 1920 में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे, और वो सारे कार्यक्रम जो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे वो धीरे धीरे लागू हो रहे थे। और नवंबर 1920 के चुनाव में कैसे भाग लेते? क्योंकि चुनाव का बहिष्कार तो असहयोग आंदोलन का एक कार्यक्रम था, इसलिए कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। जबकि याद रखिएगा कि उसी समय क्या था, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब क्या चाहते थे? ये लोग कहते थे कि नहीं, हम लोग को चुनाव में भाग लेना चाहिए, है ना। वो गांधी जी से सबसे कह रहे थे कि भाई चुनाव हो रहा है, इतने
मतलब बड़ी मिन्नतों से और बड़ी मुश्किलों से जो है ब्रिटिश सरकार तैयार हुई है चुनाव कराने के लिए। तो असहयोग आंदोलन चल रहा है, चलने दीजिए, हम लोग उसमें भाग ले लें, ठीक है। और इसीलिए ये लोग जो है ना, जो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग कहते थे कि बस केवल एक काम करिए ना, कि चुनाव के बहिष्कार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हटा दीजिए। उसमें चुनाव का बहिष्कार नहीं, आप कह लीजिए उपाधियों को लौटाना है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नहीं जाना है, अदालतों में नहीं जाना है, अब विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाना, आप इस तरह से कर लीजिए, लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेना वाला कार्यक्रम उसको परिवर्तित कर दीजिए, परिवर्तन कर दीजिए और हम लोग को भाग लेने दीजिए। भाग लेना बहुत जरूरी है। और क्यों भाग लेना जरूरी है, ये लोग कहते थे, ये जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बहुत लोग कहते हैं कि ये लोग सत्ता लोलुप थे। सत्ता लोलुप जैसी कोई बात नहीं थी, बस वो इसलिए कहते थे कि चुनाव में अगर भाग नहीं लेंगे तो क्या होगा कि वो लोग जीत कर आ जाएंगे जो भारत के हितैषी नहीं है, भारत के अगेंस्ट में सोचते, वो लोग चले जाएंगे वहां पे पहुंचकर बस अपना, कह सकते हैं वो पावरफुल जगह है ना, कुछ भी आप भारत के लिए अगेंस्ट में कर सकते हैं। तो इन लोगों का कहना था, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी सब से कहा कि नहीं हम लोग को चुनाव में भाग लेना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने और गांधीवादी जितने भी नेता थे उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार कार्यक्रम, जब चुनाव का बहिष्कार एक कार्यक्रम है असहयोग आंदोलन का, तो चुनाव का बहिष्कार करना है, उसको बदलना नहीं है। इसलिए नवंबर 1920 के चुनाव में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। क्लियर हो गया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी क्या कर सकते थे, वो लोग भी बोले चलो ठीक है, नहीं भाग लेना है तो चलो आंदोलन में ही शामिल, तो आंदोलन में शामिल हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि इस बीच में क्या हुआ, चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922, और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, है ना। अब बात यहां पर क्या थी, अब नवंबर 1923 यहीं से तो चला था ना, यहीं से तो सारा मामला स्टार्ट हुआ ना, सारी चीजें। नवंबर 1923 के चुनाव में भाग लिया जाए। समझ में बात आ रही है, आ गया कि नहीं। नवंबर 1923 देखिए हमने कितने अच्छे से अपनी एक्सप्लेन भी करते रहे और मूल बात को हम लोग पकड़े रहे, है ना। नवंबर 1923 का चुनाव। अब क्या है, बच गया था 2, अब कोई आंदोलन तो हो नहीं रहा है, तो जो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू अब यहां से एकदम उभर कर आएंगे, वो कहेंगे भाई आंदोलन खत्म हो गया ना, खत्म हो गया तो चुनाव का बहिष्कार वाला कार्यक्रम भी आप पेंडिंग छोड़ दीजिए अब उसको। और चिंता किस बात की है कि हम क्या ऐसा करें कि असहयोग आंदोलन की वजह से जो राष्ट्रवाद की भावनाओं ने जो जन्म लिया है, उन भावनाओं को हमें क्या करना है कि हमें उसको बनाए रखना है, बरकरार रखना है। तो बरकरार रखने का जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास कहते थे कि भाई अब हम लोग आंदोलन तो खड़ा कर नहीं सकते हैं, अभी हम लोगों ने सर्वे करवा लिया है, कह सकते हैं हाकिम अजमल खां के नेतृत्व में सत्याग्रह जांच समिति जो बनी है, हम लोग घूम घूम कर देख लिए कि अब आंदोलन अभी गुंजाइश नहीं है अभी तुरंत, नहीं तो फ्लॉप शो हो जाएगा। तो भाई क्या ऐसा करें कि हम लोग जो है, तो ये लोग कहते थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है वो कहते थे कि नहीं चुनाव में भाग ले लेंगे ना, तो चुनाव में भाग लेंगे तो हम लोग चूंकि असहयोग आंदोलन में भाग लिए, हमको जनता तो हाथों हाथ हमें लेगी, हमें तो जिताएगी ही जिताएगी, इसलिए हम लोग को चुनाव में भाग लेकर हम लोग जीत कर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रांतों की विधानसभा में जाकर भारत विरोधी सरकार की जो नीतियां ना, उन नीतियों का विरोध करेंगे विपक्ष में बैठकर। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि सरकारी पद धारण नहीं करेंगे, हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और भारत विरोधी सरकार की जो नीतियां होंगी ना, उन नीतियों का सदन में विरोध करेंगे। और विरोध की जो लहर है, जो आवाज है, वो छन छन कर वो आम जनों तक में जब पहुंचेगी ना, तो वो उनका मन क्या रहेगा, हमेशा इन्वॉल्व्ड रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, वो उद्वेलित रहेगा, राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है उनके अंदर क्या रहेगी, बनी रहेगी। और ये सोचकर जो है ये लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे, कोई सत्ता लोलुप नहीं थे। तो याद रखिएगा कितनी सी बातें कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और इसमें एक आएंगे विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल नहीं, विट्ठल भाई पटेल, ये लोग कहेंगे कि नहीं चुनाव में हम लोग को भाग लेना है। और भाग लेने के लिए क्या करना होगा, तो गांधी जी से और सारे गांधीवादी से कहा कि भाई आपने असहयोग आंदोलन में चुनाव के बहिष्कार का जो कार्यक्रम शामिल कर रखा है, चलिए उस समय चुनाव आंदोलन चल रहा था, उस समय हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया, चलिए अब आंदोलन खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो अब ये कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं है, और अगर मतलब है तो चुनाव के बहिष्कार वाला जो कार्यक्रम ना उसको हटा दीजिए, बहिष्कार नहीं, उसमें परिवर्तन करिए।
ठीक है, परिवर्तन करके चुनाव में शामिल होना शामिल कर दीजिए। तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि उसमें परिवर्तन करें। लेकिन जो प्योर गांधीवादी थे ना, बोलते थे कि नहीं, आंदोलन चल रहा है नहीं चल रहा है कोई मतलब नहीं, एक बार तय हो गया चुनाव का बहिष्कार करना है तो आंदोलन चले, आंदोलन ना चले, आंदोलन के पहले, आंदोलन के बाद, आंदोलन के दौरान, हर तरफ, हर जगह पे, हर बार जो है हमें क्या करना है, चुनाव का बहिष्कार करना है। तो जो लोग परिवर्तन नहीं चाहते थे वो हो गए परिवर्तन विरोधी, जो परिवर्तन चाहते थे वो हो गए परिवर्तन कामी। प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स आएगा। समझ में मेरी बात आ रही है? तो यहां पे जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स चुनाव के मुद्दे पर। मुद्दे पर कांग्रेस, एक आ जाएगा परिवर्तन कामी, परिवर्तन विरोधी। प्रो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स, दूसरा है नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। अब देखिए मेरी बात समझते हैं हम लोग मतलब मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये चुनाव में भाग लेना चाहते थे, ये चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते थे। तो मेरा सवाल ये है, देखिए ये कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, मैं एक एक चीज ऐसा बता रहा हूं ना कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो मुख्य परीक्षा में सवाल चाहे जितना घुमा के पूछा जाए, जितना भी घुमा के पूछा जाएगा, एक एक चीज अगर क्लियर है, एक एक कलपुर्जा अगर आप उसकी समझ रखते हो तो किसी मशीन की समझ नहीं रख सकते। आप रख सकते हो ना, मशीन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना, अगर एक एक कल पुर्जा के बारे में बताएंगे अगर आप, ठीक है। कोई भी अगर आप देखिएगा कि टीवी वगैरह में कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो उस गाड़ी का जो है उसका भी एक्सपर्ट होता है, बताता है कि सही कितना है और कितना गलत है, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो वो क्यों ऐसा बताता है, कैसे बता पाता है, इसलिए बता पाता है उसका एक एक कल पुर्जा का कितना स्ट्रोक इंजन, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें कितना जो है वो क्या है कि क्या कहते हैं उसको एयर बैग जो है वो कितना होना चाहिए, क्या है, कुछ नहीं, कैसे, सारी चीज़ें जो है वो बताता है। तो वो एक्सपर्ट होता है ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप इस बारीकी को समझते हो ना तो आपको फिर चाहे जिस तरह का ट्विस्टेड सवाल पूछा जाए, बस सवाल समझ गए, अपने आप जवाब हाजिर है, क्योंकि एक एक चीज़ से आप गो थ्रू हुए। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ होता है कि ये परिवर्तन कामी है, परिवर्तन विरोधी। मेरा देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा, अभी अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं जा पाएगी। आपको हमेशा लगेगा कि ये आदमी बहुत विरोधी है, ये बेकार आदमी है, और ये लगेगा ये बहुत अच्छा, ये कितना दिमाग लगा के काम कर रहा था, ये जो है ये बहुत विरोधी आदमी था, ये चाहता ही नहीं था भारत। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के दोनों जो है वो क्या है, देशभक्त है। दोनों के दोनों चाहते हैं, ये चीज ध्यान रखना है, दोनों के दोनों चाहते हैं कि असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रवाद बनी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव में भाग ले रहा है, ये नहीं भाग ले रहा है तो यही जो है केवल राष्ट्रवाद बनाए रखना चाहते हैं असहयोग आंदोलन के बाद और ये नहीं बनाए रखना चाहते, ऐसा नहीं है। ये भी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन तरीका दोनों का क्या है, ये कह रहे हैं मैं चुनाव में भाग लूंगा, चुनाव में भाग लेकर राष्ट्रवाद बनाएंगे, राष्ट्रवाद बनाकर रखेंगे, भाग लेंगे। ये कह रहे हैं कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि फिर तो आप कैसे करोगे, राष्ट्रवाद कैसे बनाए रखोगे? तब ये कहते हैं हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम चुनाव में भाग नहीं बल्कि हम इस दौरान आंदोलन के इस पड़ाव वर्ष में हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पर काम करेंगे। और रचनात्मक कार्यक्रम पर काम जब करेंगे ना
भाई हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, अनटचेबिलिटी को दूर करना, गांव गांव में जाकर पंचायतों की स्थापना करना, खादी का प्रचार प्रसार करना, चरखे का प्रचार प्रसार करना, ये सब जो हरकतें हम करेंगे, लोगों के बीच में जा जाएंगे, तो क्या इससे राष्ट्रवाद की भावना नहीं बनेगी? बनेगी। ये भाग नहीं, चुनाव में भाग नहीं, बल्कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम पर कार्य करना चाहते थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाना चाहते थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाना चाहते थे। ये कहते थे कि भाई ये बेकार है, इसमें तो परिवर्तन नहीं करेंगे हम गांधी जी का रचनात्मक असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में रचनात्मक कार्यक्रम, हम उस पर काम करेंगे। जब कोई आंदोलन होगा तो नकारात्मक कार्यक्रम पर काम करेंगे। जब देखिए एकदम यहां से समझिएगा, और ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है ना, आप ये समझ लीजिए। मैं सीधा सवाल आपको बता रहा हूं, सीधा सीधी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, लेकिन अपने आप में मुख्य परीक्षा का ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बर्निंग टॉपिक रहता है कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे। आप पढ़िएगा, देखिएगा, जीएस में हो या ऑप्शनल में हो, कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम क्या थे और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने इसका क्या, कैसे, किस रूप में इस्तेमाल किया, किस किस रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया। मान लीजिए ऐसे सवाल आ जाएगा तो आप यही चीज बताएंगे। समझ में बात आ रही है? तो इसीलिए ये कोई हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल स्वराजवादी आंदोलन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वराजवादियों और रचनात्मक कार्यक्रम के समर्थकों में मौलिक रूप से क्या वैचारिक मतभेद थे, स्वराजवादी आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में इस बात की चर्चा करिए। अगर ऐसे पूछ दिया गया तो आप समझ जाइए कि उसका भी एक्सप्लेनेशन अगर हमें देना होगा, हमें समझाना होगा, तो हम इतनी ही बातें समझाएंगे। समझ में बात आ रही है? इसलिए आपको देखिए, मैं ऐसे बता रहा हूं, अब आपको प्रश्न समझना है और आपको जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं उसका जवाब आपको ढूंढना है। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि ये हो गया परिवर्तन विरोधी, परिवर्तन कामी। ठीक है, दोनों की याद रखिएगा, कोई विरोधी नहीं है, केवल और केवल एक प्रकार से समझ जाइए, केवल और केवल एक मतलब साध्य दोनों का सेम है। देखिए यहां पे समझिएगा, ये भी फैक्ट याद रखिएगा, दोनों विरोधी नहीं, दोनों विरोधी नहीं, दोनों की चिंता राष्ट्रवाद की अलग को जगाए रखने की। तो फिर अंत, अब सवाल है कि तो फिर मतभेद किस बात की? तो मतभेद व विवाद किस बात की? तो मतभेद और विवाद किस बात की है, बस इतना समझ लीजिए, साधन को लेकर है। यानी साध्य दोनों का सेम है। क्या सेम है? साध्य क्या है? राष्ट्रवाद को बनाए रखना। लेकिन कोई चुनाव के माध्यम से जाना चाहता है और कोई रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से जाना चाहता है। इतनी सी बात समझ लीजिएगा। अब हम लोग एक बहुत ही मतलब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर पहुंचे हैं कि इससे ये नहीं समझना है कि ये लोग बहुत दुष्ट थे, ये बहुत अच्छे लोग थे, ये जो है कह सकते हैं ये देश की भलाई समझते थे। ठीक है, ये लोग दुष्ट था। गांधी ने यहीं से निकल कर आता है, गांधी ही बर्बाद कर दिया देश को, है ना? सुना होगा ना लोगों को पता नहीं होगा कि वो बोलता क्या है। लेकिन अगर ये सब चीजें, ठीक है, ये सब चीजें जो है वो क्या, सोनिका जी क्या पूछ रहे हैं, वो क्यों अलग हुए, वो क्यों अलग हुए? शायद अभी समझ में आ गया होगा, वो अलग नहीं हुए, ये लोग अलग नहीं है। बस सब लोग जो है झगड़ा केवल इस बात का है कि तरीका कौन सा अपनाया जाए, लेकिन चिंता दोनों को अपने देश की है। दोनों की चिंता है कि पोस्ट मूवमेंट जो पीरियड है, जो इंटरवल पीरियड है, जो पीसफुल जो पीरियड है, उस पीरियड में हम क्या ऐसा करें कि राष्ट्रवाद बनी रहे। तो दोनों ये चाहते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। ये कहते हैं नहीं चुनाव में भाग लेना, वो कहते हैं नहीं चुनाव के क्यों भाग ले,
जब एक बार कार्यक्रम बन गया है तो कार्यक्रम तो गांधी जी ने ऐसा बना दिया है कि भाई चुनाव जब चलेगा तो नकारात्मक कार्यक्रम करेंगे, चुनाव नहीं चलेगा रचनात्मक कार्यक्रम है, ये काम करेंगे। तो हम लोग ये काम करें ना कि हम लोग चुनाव क्या हम लोग उस सब का क्यों करें। लेकिन ये कह रहे थे कि भाई अब एक बात और समझिएगा, अब यहीं से एक कंक्लूजन, तो क्या इसका मतलब है ये रचनात्मक कार्यक्रम के विरोधी थे? देखिए दोनों में देखिए अंतर निकल रहा है, क्या है कि ये कह रहे चुनाव में भाग लेना, ये कह रहे गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में। तो सबसे पहली चीज कि ये लोग दुष्ट थे नहीं, इनकी भी चिंता थी राष्ट्रवाद की अलग को जगाए रखने की, केवल तरीके में अंतर था। ये कह रहे थे नहीं रचनात्मक कार्यक्रम चलाएंगे। सवाल ये कहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव में भाग लेंगे। तो सवाल अपने आप में उत्पन्न होता है कि क्या ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के विरोधी थे? तो इन्होंने तो अब ये ध्यान रखिएगा, इसका जवाब होगा नहीं, ये विरोधी नहीं थे। ये कहते थे कि गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम आप चलाना चाहते चलाइए ना भाई, कोई मना थोड़ी कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देंगे, करिए। चुनाव में भाग लेने का मतलब थोड़ी है कि हिंदू मुस्लिम एकता को हम तोड़ दिए या भूल गए, या हम जो है अनटचेबिलिटी को दूर नहीं करना चाहते हैं। हम गांव-गांव में चरखे का हम वो भी काम करते रहिए और चुनाव में भी लड़ते हैं हम लोग। तो ये इनका कहना था। तो इनका मुख्य काम था कि पहले चुनाव में लड़ेंगे और वहां जो जाएंगे तो यही लेकर विवाद होता है। समझ में आ गई? अब देखिए क्या होगा, ये सब विवाद यहां पे पूरी बात आपको समझ में आ गया ना कि यहां पर विवाद किस बात की थी, बस ये समझ लीजिए साध्य दोनों का एक था किंतु साधन अलग अलग थे। किंतु दोनों के साधन अलग अलग थे। दोनों के साधन अलग अलग थे, ठीक है। तो अब जो है वो क्या होगा, हाँ अब जो मामला है वो मामला ये आएगा। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए एक दो और चीज समझ लीजिए। अगर आप समझ लेते हो ना तो एक चीज और आपको बहुत सरलता, मतलब सरल, मैं आज उसी को बताकर मैं समाप्त करता हूं। देखिए परिवर्तन कामी, यानी कि परिवर्तन जो प्रो चेंजर्स थे, और ये है परिवर्तन विरोधी। एक चीज याद रखिएगा, कौन कौन लोग थे ये चीज ध्यान रखना है। यहां पर देखिएगा एक है सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। इधर कौन हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सी गोपालाचारी, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी हो गया। इसके बाद एक पटेल बंधु जो है, ये पटेल बंधु इधर थे, विट्ठल भाई पटेल। दूसरा पटेल बंधु इधर आ जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तीसरा हो जाएगा इधर जो है कौन आ जाएगा, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। एक इधर मुसलमान इधर आ जाएंगे, हाकिम अजमल खां, हाकिम अजमल खां। ये जो है वो कौन हो जाएंगे, हसन इमाम, हसन इमाम। एक डिफरेंट नाम यहां पर आपको नजर आएगा, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। और एक डिफरेंट नाम इधर आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया। परिवर्तनकामी, प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स, सी.आर. दास इधर हो गए, उधर सी राजगोपालाचारी, इधर विट्ठल भाई पटेल, उधर वल्लभ भाई पटेल, इधर हाकिम अजमल खां, उधर हसन इमाम, इधर मोतीलाल नेहरू, इधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहीं तक बात जो है आज की मैं रखता हूं। ये फाइनल समापन नहीं हुआ, कल की क्लास में इसका डिस्कशन किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि चुनाव कब होता है, क्या होता है, चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहता है इनका, और चुनाव में भाग ले पाते हैं कि नहीं परिवर्तन विरोधी, परिवर्तनकामी, है ना, कि वो चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं।